हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम आपके सामने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भारत स्किल क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की 8वीं वीडियो लेकर उपस्थित हैं, जिसमें ग्रुप सेकंड लेवल फर्स्ट के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य केवल भारत स्किल क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना मात्र न होकर पूरे सिलेबस का रिवीजन कराना है। जिन भाइयों ने हमारी इससे पहले की वीडियो को नहीं देखी है, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इससे पहले की वीडियो को देख सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी लोग चैनल को शेयर करना व वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपके शेयर और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। तो आइए अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्रुप सेकंड का। Which one among these steps is not involved in case hardening heat treatment? इनमें से कौन सा चरण उष्मा प्रयोग कर कठोरता प्रदान करने में शामिल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्वेंचिंग, सेकंड ऑप्शन है हीटिंग, थर्ड ऑप्शन है अलाउिंग और फोर्थ ऑप्शन है टेम्परिंग। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? टेम्परिंग होगा। लेकिन चलिए इस क्वेश्चन की एक बार हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो अगर बात किया जाए तो व्हाट इज टेम्परिंग? टेम्परिंग क्या है? देखिए, जब हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं तो हार्डनिंग के बाद हमारी स्टील क्या हो जाती है? ब्रिटल हो जाती है। यानी जो भी स्टील है उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। ब्रिटलनेस का गुण आ जाने से अगर आप हल्की सी भी चोट करेंगे तो वहां पर क्रैक आ जाते हैं। ठीक है, वो क्रैक हो सकती है। तो इस ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए, टू रिमूव ब्रिटलनेस, क्या करते हैं? स्टील को फिर से एक निश्चित तापमान तक क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, या रंग आने तक गर्म किया जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? टेम्परिंग बोलते हैं। टेम्परिंग से स्टील में टफनेस का गुण आ जाता है। किसका गुण आ जाता है? स्टील टफ हो जाती है या टफनेस का गुण आ जाता है। ओके, तो ये बात रही टेम्परिंग की। अब हम बात करते हैं कि क्वेंचिंग और हीटिंग क्या है। तो अगर हम बात करें तो हीट ट्रीटमेंट स्टेजेस की अगर बात करें तो हीट ट्रीटमेंट में हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी स्टेज? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो करते हैं वो 3 स्टेजेस में हमारी क्या होती है? कंप्लीट होती है। पहली स्टेज उसमें क्या होती है? पहली स्टेज होती है हीटिंग। हीटिंग का मतलब उसमें हम स्टील को गर्म करते हैं या जो भी मेटल या एलॉय है जिसका हमें हीट ट्रीटमेंट करना है उसको गर्म करते हैं। देन सेकंड पॉइंट क्या होता है? सोकिंग। सोकिंग का मतलब कुछ समय तक ताप को बनाए रखते हैं। जितने ताप तक गर्म किया है तो उस ताप को कुछ समय तक बनाए रखते हैं। देन थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है? क्वेंचिंग। ठीक है, क्वेंचिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने गर्म किया है उसकी रैपिड कूलिंग। ठीक है, उसको क्या करते हैं? ठंडा करना। तो उस टुकड़े को ठंडा करना या उस स्टील को ठंडा करने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वेंचिंग। क्वेंचिंग। तो इस प्रकार से हीट ट्रीटमेंट के 3 प्रोसेस है: हीटिंग, सोकिंग एंड क्वेंचिंग। अब देखिए, एक बार चर्चा कर लेते हैं कि हीटिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसकी चर्चा करते हैं। तो हीटिंग की अगर आप बात करते हैं तो हीटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आपको याद रखना है? जो हीटिंग रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो हीटिंग रेट की अगर बात किया जाए तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि हीटिंग रेट सिलेक्शन ऑफ द फर्नेस, किस प्रकार की आप भट्टी का उपयोग कर रहे हैं या उसको हीट करने के लिए किस प्रकार की भट्टी का आप चयन कर रहे हैं, फर्स्ट तो इस पे डिपेंड करता है। देन उस भट्टी को गर्म करने के लिए, उस भट्टी को हीट करने के लिए किस प्रकार के फ्यूल का आप यूज कर रहे हैं, तो उस फ्यूल पर की भी क्या करता है? डिपेंड करता है। तो देन सेकंड पॉइंट हो गया फ्यूल यूज्ड फॉर हीटिंग। तो आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सिलेक्शन ऑफ द फर्नेस पे डिपेंड करता है, फ्यूल पे डिपेंड करता है। देन और आपसे नेक्स्ट पूछा जाए तो हीटिंग रेट और हीटिंग टाइम आपका कंपोजिशन ऑफ स्टील पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपोजिशन ऑफ स्टील पर भी डिपेंड करता है।
देन नेक्स्ट पॉइंट बात किया जाए तो कंपोजिशन ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पर भी डिपेंड करता है। तो ये बात हमारी रही, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे रिलेटेड टू हीटिंग। देन नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, तो देन नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या आता है, सोकिंग। सोकिंग क्या है, तो सोकिंग में हम क्या करते हैं कि जब आपको जो प्री डिफाइंड हीट है या जो भी रिक्वायर्ड हीट है, जब उस हीट तक स्टील आपका पहुंच जाता है तो उसको कुछ समय तक क्या कर देते हैं, उसी ताप पर बनाए रखते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोकिंग बोलते हैं। सोकिंग से क्या होता है, हीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होता है। तो मेन पॉइंट यहां पर आता है सोकिंग टाइम से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोकिंग टाइम क्या होना चाहिए, तो सोकिंग टाइम बेसिकली जो डिपेंड करता है वो क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील पर डिपेंड करता है, केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करता है एंड द वॉल्यूम ऑफ चार्ज इनटू फर्नेस पर डिपेंड करता है। तो इसकी डिपेंडेंसी कितनी होती है, तीन चीजों पर होती है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील। तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, बाय हार्ट करना है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील पर डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट बात किया जाए, देन नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो किस पे डिपेंड करता है, केमिकल कंपोजिशन पर भी डिपेंड करता है, केमिकल कंपोजिशन पर भी डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट अगर आपसे बात किया जाए तो द वॉल्यूम ऑफ चार्ज, जो भी आपने ईंधन का उपयोग किया है उसके आयतन पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो द वॉल्यूम ऑफ चार्ज पर भी सोकिंग टाइम हर बार डिपेंड करता है। अब फैक्चुअल अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 5 मिनट जो सोकिंग टाइम होता है, 5 मिनट सोकिंग टाइम होता है। 5 मिनट आपका सोकिंग टाइम किसके लिए रखते हैं, तो पर आपको याद रखना है पर 10 mm ऑफ थिकनेस, पर 10 mm ऑफ थिकनेस। कैसी थिकनेस के लिए, तो पर 10 mm ऑफ थिकनेस फॉर कार्बन एंड लो एलॉय स्टील। तो कार्बन एंड लो एलॉय स्टील के लिए, कार्बन एंड लो एलॉय स्टील के लिए कितना रखते हैं, 5 मिनट का सोकिंग टाइम। देन 10 मिनट की अगर बात किया जाए तो 10 मिनट हम रखते हैं पर 10 मिलीमीटर ऑफ थिकनेस फॉर, ये हाई एलॉय स्टील के लिए रखते हैं। तो किसके लिए रखते हैं, हाई एलॉय स्टील के लिए रखते हैं। अब हम क्वेंचिंग की बात कर लेते हैं। तो क्वेंचिंग की जब बात करते हैं तो क्वेंचिंग क्या है, क्वेंचिंग मींस होता है रैपिड कूलिंग ऑफ द वर्क पीस, रैपिड कूलिंग ऑफ द वर्क पीस। अब बात आती है कि रैपिड कूलिंग के लिए हम किस मीडियम का उपयोग करते हैं। तो जो क्वेंचिंग मीडियम हमारे उपयोग होते हैं मेनली, वो पहला आपका क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट हम किसका यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। देन अगर थर्ड की बात किया जाए तो थर्ड आप किसका यूज करते हैं, तो थर्ड में आप वाटर का यूज करते हैं, थर्ड में आप ऑयल का यूज करते हैं। देन फोर्थ कूल्ड एयर हो गया। यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, तो अगर सबसे फास्टर कूलिंग बात किया जाए, फास्टर रेट ऑफ कूलिंग किस में होती है, तो ब्राइन की कौन सी कूलिंग होती है, फास्टर रेट ऑफ कूलिंग। फास्टर रेट ऑफ कूलिंग किसकी होती है, ब्राइन की होती है। देन नेक्स्ट बात किया जाए अगर वाटर की, तो वाटर कूलिंग क्या होती है, ये वाटर मीडियम का उपयोग किया जाता है प्लेन कार्बन स्टील के लिए। किस कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है, तो प्लेन कार्बन स्टील के लिए क्वेंचिंग मीडियम वाटर का उपयोग किया जाता है। ऑयल की अगर बात किया जाए तो ऑयल के लिए लो विस्कोसिटी होती है और यहाँ पर ऑर्डिनरी लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज नहीं किया जाता है। क्वेंचिंग के लिए क्या होते हैं, सम स्पेशल क्वेंचिंग ऑयल्स होते हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है, रैपिड एंड यूनिफॉर्म कूलिंग मिलती है। इसका बेसिकली यूज हम एलॉय स्टील के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, एलॉय स्टील के लिए करते हैं। देन कूल्ड एयर की बात किया जाए तो कूल्ड एयर का उपयोग हम सम स्पेशल एलॉय स्टील के लिए करते हैं। तो कूल एयर इज यूज्ड फॉर हार्डनिंग सम स्पेशल एलॉय स्टील। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किससे संबंधित, इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे इसको हमने डिस्कस किया। हीटिंग क्या है, सोकिंग क्या है, क्वेंचिंग क्या है और टेम्परिंग क्या है। देन हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड। वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन के रेशियो को क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस कहते हैं। एक बार और आप बोलिए कि क्या बोलते हैं? तो इसको हम बल्क मॉडुलस बोलते हैं। अब चलिए इसको समझने के लिए क्या है, पहले हमें हुक के नियम के पास जाना पड़ेगा। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, पहले बताइए आप लोग, हुक्स लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर क्या होता है, प्रत्यास्था सीमा के अंदर, ठीक है, किसी वस्तु पर आरोपित बल, ठीक है, किसी वस्तु पर आरोपित बल या प्रतिबल, ठीक है, किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। देन यहां से जब अनुक्रमानुपाती के सिंबल को हटाएंगे तो यहां पर हमारा एक कांस्टेंट आता है और दूसरा इक्वल टू आता है। तो यहां से जो कांस्टेंट हमें मिलता है, E मिलता है, जिसको क्या बोला गया, जिसको मॉडुलस इलास्टिसिटी कहा गया। क्या कहा गया? प्रत्यास्थता गुणांक बोला गया। क्या बोला गया? मॉडुलस इलास्टिसिटी, मॉडुलस इलास्टिसिटी। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां से E इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति मींस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति। अगर इसके मात्रक की बात कर लिया जाए तो विकृति क्या होती है, आप लोग को पता है कि विकृति मात्रकहीन राशि है, विमाहीन राशि है। तो E का वही मात्रक होगा जो प्रतिबल का मात्रक होता है। तो E का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रतिबल का मात्रक भी क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विकृति क्या है? मात्रकहीन राशि है। देन अगर हम इसके क्या कहते हैं, विमा की बात कर लें, डायमेंशन फार्मूला की बात कर लें, तो डायमेंशन फार्मूला हमें क्या मिल जाएगा? ml-1 t⁻²। ये हमारा क्या हो जाएगा? मॉडुलस इलास्टिसिटी का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कंफर्म हुआ। अब हम बात करते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। विकृति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो इसी प्रकार हमारे जो मॉडुलस इलास्टिसिटी है वो 3 प्रकार से होते हैं। पहला आपका क्या होता है? यंग मॉडुलस। पहला नंबर आपका कौन सा आएगा? यंग मॉडुलस। दूसरा आपका कौन सा आता है? तो दूसरे को हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस। और तीसरा हमारा क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन अगर यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्था गुणांक, बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क प्रत्यास्था गुणांक और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम क्या बोलते हैं? दृढ़ता गुणांक के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि यंग मॉडुलस क्या है। तो यंग मॉडुलस की अगर हम बात करते हैं तो यंग मॉडुलस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यंग मॉडुलस इक्वल्स टू आपको क्या याद रखना है? यंग मॉडुलस इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जान देंगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को क्या बोलेंगे? यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्था गुणांक। देन नेक्स्ट बात किया जाए बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बल्क मॉडुलस आप लोग को पता हो गया। बल्क मॉडुलस क्या होता है? वॉल्यूम आर नॉर्मल स्ट्रेस, वॉल्यूम आर नॉर्मल स्ट्रेस अपान क्या हो जाएगा यहां से? अपान वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बल्क मॉडुलस बोलते हैं, स्ट्रेन। देन नेक्स्ट हमारा तीसरा क्या होता है?
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक के नाम से जानते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, शियर और टेंजियल, शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपान आपका क्या हो जाएगा, शियरिंग स्ट्रेन, अपान शियरिंग स्ट्रेन। चलिए, तो ये हमारा हो गया यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें तो अगर बल्क मॉडुलस के बारे में बात करें तो बल्क मॉडुलस का गुणांक गैसों के लिए क्या होता है, बहुत कम होता है। गैसों के लिए बल्क मॉडुलस का गुणमान क्या होता है, बहुत कम होता है, और द्रवों और ठोसों के लिए क्या होता है, काफी अधिक होता है। तो इसको हम आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक भी हिंदी में बोलते हैं। इसका मान गैसों के लिए बहुत कम और द्रवों तथा ठोसों के लिए काफी अधिक होता है, ठीक है। द्रवों तथा गैसों में अगर बात किया जाए, द्रव और गैस, लिक्विड एंड गैस में केवल बल्क मॉडुलस, केवल आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक ही होती है, यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होता। देन अगर हम दृढ़ता गुणांक की बात कर लें तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी केवल ठोसों में ही पाई जाती है, केवल ठोसों में ही पाई जाती है। तो ये हमारा डिस्कशन था इस क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिल्वर ऑर्नामेंट इज सस्पेक्टेड टू बी हेलो, इट्स वेट इज 288.7 ग्राम। वेट मींस मास, इसका कितना है, 288.75 ग्राम, ठीक है। इट कैन डिस्प्लेस 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो मतलब इसका वॉल्यूम कितना कर सकता है, 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इट स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो यानी डेंसिटी इक्वल्स टू कितनी हो गई, 10.5। तब हमें क्या करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी, हमें खाली स्थान का क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो आप लोग को पता है कि वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, तो जो इसका कैविटी है तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाता है, मास अपान डेंसिटी, मास अपान डेंसिटी। तो यहां से आपको मास पता है और डेंसिटी की वैल्यू पता है, तो आप वैल्यू पुट कर देंगे 288.75 अपान डेंसिटी आपका हो जाएगा 10.5। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 27.5, ठीक है। और जो है कितने क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 30 क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये कितना है 27.5। तो कैविटी अगर आपको निकालनी है तो कैविटी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 30 माइनस 27.5 मीन्स आपका कितना आ जाएगा 5 और ये 2, तो यानी 2.5 क्यूबिक सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो यहां पर आपका कोई आंसर नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन सोन इन फिगर गिवन बिलो। तो आप लोग को पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर आप बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से बात करें तो आर स्क्वायर का मान क्या है, आर मीन्स हो जाएगा 5, एच मीन्स कितना दिया गया है 12। अगर वैल्यू पुट कर दें तो 1/3 इंटू पाई मीन्स 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर इंटू एच मीन्स 12। 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 इंटू आपका कितना आ जाएगा 100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 314 क्यूबिक इंच इज योर आंसर। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। ए कोन एंड ए सिलेंडर हैव द सेम रेडियस एंड हाइट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई एक कोन है जिसकी रेडियस क्या है r है, सपोज उसकी रेडियस कितनी है r है, हाइट कितनी है, हाइट h है। देन एक सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस भी क्या है r है और हाइट कितनी है h है। तो इन दोनों के वॉल्यूम में क्या
संबंध होगा। देखिए बात करते हैं तो कोन का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बीबी से नोट करते हैं बेलन क्योंकि सीसी हो जाएगा, तो बीबी इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, रेडियस दोनों की क्या है, सेम है। तो अगर हम बीसी अपान बीबी निकालें, बीसी अपान बीबी निकालें तो यहां से क्या आ जाएगा 1/3 आपका आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मिलता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ द कोन, नो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज थ्राइस दैट ऑफ द कोन, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 दैट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम का कोन का आयतन सिलेंडर का 1/3 है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दे हैव द सेम वॉल्यूम, ये रॉन्ग आंसर है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देयर वॉल्यूम, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। देन अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। फ्रिक्शन कैन ओनली स्लो डाउन थिंग्स, अगर हम बात करें फ्रिक्शन की तो फ्रिक्शन के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाती है, वस्तु की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देन नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फ्रिक्शन इज नेवर यूजफुल, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। फ्रिक्शन इज नेवर यूजफुल मींस क्या, फ्रिक्शन आपके लिए यूजफुल भी है और आपके लिए क्या है, डिसएडवांटेज भी है, ये हार्मफुल भी है। अगर यूजफुल की इसकी बात करें तो बेल्ट पुली ड्राइव सिस्टम में अगर इफ देयर इज नो फ्रिक्शन देयर आर पॉसिबिलिटीज फॉर स्लिप ऑफ बेल्ट फ्रॉम पुली। ठीक है, बेल्ट पुली सिस्टम में अगर घर्षण नहीं होगा तो संभावना है कि बेल्ट पुली से स्लिप कर जाए, या हम लोग सड़क पर चलते हैं घर्षण के कारण, ठीक है, और जानवर लोग गति करते हैं घर्षण के कारण ही। बट अगर इसके डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिस वजह से कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स जैसे पिस्टन की बात करें, स्पिंडल्स की बात करें या शाफ्ट्स की बात करें तो वहां पर इनकी मूविंग को क्या कर देते हैं, इनके गति को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। फ्रिक्शन की वजह से गति क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन कुछ स्थानों पर हमारे लिए यूजफुल है और कुछ स्थानों पर हमारे लिए क्या है, इसके अपने डिसएडवांटेज हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं, अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो फ्रिक्शन कैन स्टॉप थिंग्स फ्रॉम मूविंग, फ्रिक्शन कैन स्टॉप थिंग्स फ्रॉम मूविंग, घर्षण वस्तु की गति को क्या कर सकता है, रोक सकता है। हाँ ये करेक्ट है स्टेटमेंट है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग घर्षण रोलिंग घर्षण से अधिक होता है, ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ए सिंपल इनक्लोज्ड लेंथ ऑफ वायर दैट हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज, तार के समान संलग्न लंबाई जिसमें न्यूनतम गलन बिंदु होता है उसे जाना जाता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट किसमें होता है, फ्यूज में होता है, ठीक है। क्या करते हैं, मैक्सिमम करंट से, जैसे ही करंट क्या होती है मैक्सिमम करंट लिमिट से और करंट ज्यादा फ्लो होती है तो फ्यूज क्या होते हैं, गर्म होके पिघल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी लो होता है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, फ्यूज का होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करें तो विच मटेरियल में आल्सो बी कंसीडर्ड ए सेमीकंडक्टर एलिमेंट, तो यहां पर हम किसको मानते हैं, कार्बन क्या है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट है। क्योंकि अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं। और कार्बन में भी अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 ही होते हैं। देन अगर कंडक्टर में बात किया जाए तो कंडक्टर में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो 1 2 3 होते हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में बात करें तो इंसुलेटर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो इंसुलेटर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 होते हैं, 4 से अधिक होते हैं। तो अगर तो इस आधार पर कार्बन को
सेमीकंडक्टर एलिमेंट के रूप में भी माना जा सकता है। ठीक है, सिरेमिक, माइका और आर्गन इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन में आल्सो बी कंसीडर्ड ए सेमीकंडक्टर एलिमेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ डायोड यूजेस ए कंपाउंड ऑफ गैलियम आर्सेनाइड इन इट्स कंस्ट्रक्शन? लाइट इमिटिंग डायोड, रेक्टिफायर डायोड, शॉटकी बैरियर डायोड, जिना डायोड। तो किस प्रकार का डायोड इसके निर्माण में गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग करते हैं? तो लाइट इमिटिंग डायोड में गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किया जाता है। तो गैलियम आर्सेनाइड एक डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर है। ठीक है, क्या है? डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, जिसमें क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो लाइट इमिटिंग डायोड में हम गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग करते हैं। देन नेक्स्ट बात करें, विच इज नॉट एन इंसुलेटर? वुल, प्लास्टिक, कॉपर एंड ग्लास। तो आप लोग जानते हैं वुल क्या है, इंसुलेटर है। प्लास्टिक क्या है, ये भी हमारा इंसुलेटर है। बट कॉपर क्या है, कॉपर आपका कंडक्टर है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। जबकि वुल, प्लास्टिक और ग्लास क्या है, आपका इंसुलेटर होता है। ठीक है, कॉपर क्या है, कॉपर इज ए कंडक्टर। ठीक है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन 19 नंबर की बात करें, ए बॉडी एक्सिलरेट्स एक्सट्रीमली फ्रॉम 8 किलोमीटर आवर टू 20 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड्स। ठीक है, फाइंड एक्सिलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर हम बात करें तो यहां से आप लोग को पता है कि त्वरण बराबर क्या होता है। तो त्वरण की परिभाषा क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग अपान अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। इसको क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। तो इस फार्मूले से अगर त्वरण का मान निकाला जाए तो त्वरण बराबर क्या आ जाएगा, 24 माइनस 8 अपान, ये हमें कितना दिया गया, 4 सेकेंड, और यहां पर हमें क्या दिया गया, किलोमीटर पर आवर में दिया गया। तो इसलिए हमें सारी चीजें मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में चेंज करनी होंगी। तो किलोमीटर पर आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 किलोमीटर पर आवर। इसको ये दोनों क्या, ये चीजें हमारी 24 माइनस 8 अपान समय अंतराल की बात करें तो समय अंतराल हमारा कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, नीचे क्या है, सेकंड में है। तो इस किलोमीटर पर आवर को हम सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 बटे 18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हमारा जो त्वरण आ जाएगा वो किसमें आ जाएगा, अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। 5 बटे 18 से क्यों गुणा किया, क्योंकि ये पर 8 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, ये 24 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया, 5 बटे 18 से। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 5/18 अपान क्या हो जाएगा, 4 इंटू 18। सॉल्व करते हैं तो 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। अगर इसकी हम बात करें डेसिमल में तो 9 1 जा 9 पॉइंट आपका 11, तो 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमें से क्या पूछा गया है कि विस्थापित दूरी ज्ञात करो। तो यहां पर हमारे पास गति के 3 समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस at, देन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देन v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। अगर अब हम बात करते हैं तो हमें दूरी ज्ञात करनी है तो हम सेकंड इक्वेशन लगा देंगे। तो s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पर
t की वैल्यू कितनी है 4 है, u की वैल्यू कितनी है 8 है। तो यहां से आप मान निकालिए, तो यहां से आपका आ जाएगा 8। अब 8 को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीटर पर सेकंड, इसको ब्लैंक पेज में कर लेते हैं, ब्लैंक पेज में कर लेते हैं। तो यहां से s बराबर आपका क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहां से आपको u की क्या वैल्यू दी गई 8, 8 को कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से आपका हो जाएगा 8 इंटू 5/18, देन यहां से इंटू हाफ, ए की वैल्यू यहां से कितनी आई थी आपकी, तो ए की वैल्यू 1.11, ठीक है। देन टी स्क्वायर की वैल्यू मींस कितना, टी मींस आपका आया था 4 सेकेंड, तो 4 स्क्वायर मींस 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब सॉल्व करने पर जब इसको क्या आएगा, तो हमारा आ जाएगा 17.76 मीटर। कितना आ जाएगा, 17.76 मीटर। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1.11 मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बी ऑप्शन हो जाएगा 17.76 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो MKS स्टैंड फॉर, MKS में M मींस होता है मीटर, K मींस होता है किलोग्राम, S मींस होता है सेकंड। इस क्वेश्चन पर हम प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मीटर किलोग्राम सेकंड, मींस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपोगेट हीट, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। प्रीवियस वीडियो में हम हीट ट्रांसफर की बात कर चुके हैं। तो हीट ट्रांसफर 3 प्रकार से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन में क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचना, तो सूर्य की उसकी क्या होती है, ऊर्जा, सूर्य की गर्मी क्या होती है, पृथ्वी पर पहुंचती है, जिसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये किसका एक एग्जांपल है, रेडिएशन का। तो सूर्य से धरती पर ऊष्मा प्रदान करने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रेडिएशन का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओम्स लॉ रिलेट्स, ओम का नियम संबंधित है। तो ओम्स के नियम की बात करते हैं, तो ओम का नियम क्या है कि किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहने पर, क्या किसी चालक का अगर ताप और तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं क्या हो, अपरिवर्तित रहे, तो ओम ने क्या बताया था कि किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहने पर चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहने पर चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यहां से हमें क्या मिला, I इक्वल्स टू 1/r इंटू V, जिसको हम बोलते हैं V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR, जहां पर R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध नाम दिया गया, ठीक है। किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्था नियत रहने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, नियत रहता है। तो ओम का नियम किससे संबंधित है, I एंड V से संबंधित है, क्योंकि ओम के नियम में क्या बोला गया है कि ताप तथा अन्य भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहने पर चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, solve for the following set of equations, a minus b equals to 7, a minus b equals to 7, a plus b equals to 13, also find the value of a square minus b square। तो इसको सॉल्व करने के लिए इल्यूमिनेटिंग मेथड यूज करेंगे। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने पर b क्या हो जाएगा,
कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2a इक्वल टू 17 प्लस 7, 17 प्लस 7 मीन्स 24, a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 12, a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 12। देन v की वैल्यू अगर आपकी निकाली जाएगी तो b इक्वल टू यहां से आपका क्या, यहां से सॉरी a प्लस बी इक्वल टू 13 दिया, मैंने 17 नोट कर दिया, तो a प्लस बी इक्वल टू आपको क्या पुट करना है 13, तो 13 प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा 20, देन a इक्वल टू आपका आ जाएगा 10, देन b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखने पर v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, v की वैल्यू 3। देन आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स हो जाएगा a प्लस बी a माइनस b, ठीक है, a प्लस बी मीन्स 10 प्लस 3, a माइनस b मीन्स 10 माइनस 3, सॉल्व कर लेंगे तो 13 और इंटू 7, 13 7 जा होता है 91, तो यहां से a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 3 एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 91, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स।